दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 2010 से लेकर 2014 तक बिहार पुलिस में जितने भी प्रश्न संविधान से पूछे गए थे, भारत के संविधान जितने भी पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। ये पार्ट ए है। अभी 2023 तक जो परीक्षाएं हुई थी बिहार पुलिस में, उन सारे क्वेश्चन को मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से देने का प्रयास करूंगा। ये पहला वीडियो है, पार्ट ए नंबर का वीडियो है। ये 2010 से लेकर 2014 तक जितने भी प्रश्न पॉलिटिकल साइंस से पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को मैं एक जगह पे पूरी तरह से समाहित कर दिया हूँ। ये वीडियो को देखकर आपको पॉलिटिकल साइंस की तैयारी में गति मिलेगी। तैयारी करने का मेन सबसे अच्छा साधन हो सकता है कि जो प्रश्न आपको पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों का टॉपिक निकाल के अलग अलग पुस्तकों से पढ़िए। तो समय को न लाते हुए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है कि 56 नंबर क्वेश्चन पूरी तरीके से पूछी गई है। मैं अलग अलग जितने भी सेट हैं, सभी सेटों से जो बिहार पुलिस में जो पूछे गए थे प्रश्न, वो भी सारे प्रश्न जो भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए थे, उनका प्रश्न है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मन्नू कहा जाता है? तो आधुनिक मन्नू B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर को आधुनिक मन्नू के रूप में हम लोग याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे देश में किसी भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति प्रधान होती है, यानी कि राज्य के कार्यपालिका प्रधान कौन होते हैं? राज्यपाल। और देश का कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति के रूप में हम लोग उसको याद रखेंगे। देश के कार्यपालिका शक्ति किसके पास निहित होती है? राष्ट्रपति के पास। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अभिव्यक्त करता है। तो धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू पे पूरी तरीके से आपको विचार करता है। आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आगे है कि भारत के नागरिकों से संबंधित विधान, यानी नागरिकता से संबंधित विधान बनाने का अधिकार किसको है? इसे नागरिकता अधिनियम बनाने का कानून होगा। ये सारा अधिनियम कानून बनाने का शक्ति भारतीय संसद के पास है। संसद के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। संसद का निर्माण अनुच्छेद 79 में की गई है। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद का निर्माण किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन की बात की गई है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरीक़ा से बात की गई है। यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व के रूप में इसको हम लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, यानी कि वोट देने का उम्र कितना होता है? 18 साल होता है। पहले वोट देने का उम्र 21 साल हुआ करता था। 21 साल से घटाकर 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत राजीव गांधी के शासनकाल में वोट देने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। तो वोट देने का जो उम्र है ना, ये अनुच्छेद 326 बताता है कि 18 साल का लड़का, 18 साल का व्यक्ति वोट दे सकता है। अनुच्छेद 324 में पूरी तरीक़ा से निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है। निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा भाग 15 में और अनुच्छेद 324 में, और 326 में पूरी तरीक़ा से 326 नंबर अनुच्छेद में बताता है कि कोई व्यक्ति 18 साल का हो चुका है तो वो वोट देने का उसको अधिकार है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। और अनुच्छेद 32 को ही अम्बेडकर जी बोले थे कि वो संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा ऐसे कहा जाता है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन B.R. अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा पूछे तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहे थे। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है? न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि न्याय दे दिया गया, उस न्याय को फिर से रिव्यू करना होगा, फिर से देखना होगा, तो उसको हम लोग पूरी तरीके से न्यायिक पुनर्विलोकन बोलते हैं। और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 137 के तहत मिलता है। और ये शक्ति भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस किस अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 251 और अनुच्छेद 254 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है न्यायिक पुनर्विलोकन करने की शक्ति का। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में पूरी तरह चर्चा है। ये भारत सरकार का एक वकील होता है। भारत सरकार के ऊपर कहीं कोई केस करता है, ये वकील पूरी तरीक़ा से लड़ने का काम करते हैं। और इनका संबंध अनुच्छेद 76 में। याद रखिएगा कि महान्यायवादी के बारे में चर्चा अनुच्छेद 76 में पूरी तरीक़ा से की गई है। आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर ही थे, याद रखिएगा।
BN राव का यहाँ पे नाम आ रहा है। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव हुआ करते थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद और अनुसूची 1 बताता है कि भारत राज्यों का संघ है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारत का केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति पूरी तरीक़ा से उत्तरदायी होता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। लोकसभा के गठन के बारे में चर्चा अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा के गठन के बारे में अनुच्छेद 80 में है और संसद के गठन के बारे में अनुच्छेद 79 में है। आगे क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? देखिए, प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत पूरी तरीक़ा से किया गया। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। यानी कि भारत के संविधान में बहुत सारा परिवर्तन 42वां संविधान संशोधन के तहत देखा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इस क्वेश्चन के आधार पे आप टॉपिक को तैयार करिए और वही टॉपिक को पूरी तरीक़ा से अलग अलग पुस्तकों से पढ़िए। मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि क्वेश्चन बैंक अगर आपकी तैयार हो गई और मैं पूरी तरीक़ा से हर सब्जेक्ट का अलग अलग क्वेश्चन, जैसे पॉलिटिकल साइंस का 3 वीडियो पूरी तरीक़ा से दूंगा। तीनों वीडियो में जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है सारा क्वेश्चन आपको पूरी तरीक़ा से यहाँ मिल जाएगा। फिर उसी तरह से हिस्ट्री का, साइंस का, हिंदी का जितना भी प्रश्न पूछे गए थे अलग अलग वीडियो के माध्यम से पूरा दूंगा और एक पूरी तरीक़ा से क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे गए थे, एकदम ऑनलाइनर क्वेश्चन है। 10-10, 15-15 मिनट का वीडियो होगा, एक बार रिकॉल करके उसको देखते रहिएगा। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। विधान परिषद भारत के 6 राज्य में है, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिया गया है? देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो है ना, ये पूरी तरीक़ा से भारत के संविधान के द्वारा ही दिया गया है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व की चर्चा अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक चर्चा है और भारत के संविधान के द्वारा इसको दिया गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बढ़िया है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम लोग देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का क्या नाम है? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में 3 अंग होता है। छोटे लेवल पे ग्राम पंचायत, तब पंचायत समिति और बड़े लेवल पे जिला परिषद। तो जिला स्तर पे कौन सा होगा? जिला परिषद होगा। जिला परिषद सबसे उच्च के रूप में हम लोग याद रखेंगे। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब कि विधानसभा भी होगा और विधान परिषद भी होगा। तो बिहार में विधानसभा भी और विधान परिषद भी है। केरल एक ऐसा राज्य है, इन तीनों ऑप्शन में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। लेकिन केरल में ओनली फॉर विधानसभा है, विधान परिषद वहाँ पे नहीं है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। पंचशील निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ था? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन कब हुआ था? 1954 में हुआ था। नेहरू जी के शासनकाल में पूरी तरीके से इसको किया गया था। नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे और उसी समय पंचशील समझौता किया गया था। पंचशील समझौता का मतलब कि भारत और चीन के बीच में इस प्रकार की व्यवहार किया गया। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता किया गया था और इसके अंतर्गत 5 सिद्धांत दिया गया था। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के परस्पर सम्मान करना, यानी कि दोनों लोग पूरी तरीके से आपस में सम्मान करेंगे। हस्तक्षेप की नीति नहीं था। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व था, यानी कि हम लोग मिलजुल कर पूरी तरीके से काम करना का प्रयास करेंगे। इस प्रकार की नीति बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र में यानी यूएनओ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन की स्थायी सदस्य। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ भी दिवस हम लोग मनाते हैं। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर ये जितने भी 5 सदस्य हैं, ये सारा सुरक्षा परिषद का सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य कौन कौन सा? A, B,
CFR। शॉर्ट में याद रखिएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्य पूरी तरीके से परमानेंट सदस्य के रूप में रहते हैं। जो अस्थायी सदस्य बनता है इसका कार्यकाल 2 साल का होता है। भारत इसके पहले साल में पूरी तरीके से अस्थायी सदस्य के रूप में बना था। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने के लिए सहमति दी। देखिए, भारत हमेशा शांति सैनिक भेजने की बात करता है। पीस कीपिंग फोर्स भारत हमेशा भेजता रहता है, तो भारतीय शांति सैनिक पूरी तरीके से यूएनओ के पास हमेशा भेजता रहता है। अलग अलग देशों में शांति करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए अपना पूरी तरीके से सेना भेजता है। आगे देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब कि पूरी तरीके से जनता का शासन, जनता के शासन को प्रजातंत्र बोलेंगे। प्रजातंत्र को जनतंत्र, लोकतंत्र के रूप में हम लोग पूरी तरीके से याद रखेंगे। जनतंत्र और प्रजातंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। वो बोले थे कि जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित सरकार ही जनतंत्र है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व स्विट्जरलैंड में सबसे पहले पूरी तरीके से देखा गया था। सार्क एक सदस्य संगठन है जिसका पूरी तरीके से 8 गो सदस्य देश है। और सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है, तो सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश यहाँ पे भारत है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता है, संगठन करने की स्वतंत्रता है, गठबंधन की स्वतंत्रता है, घूमने और बसने की स्वतंत्रता है। यानी कि बहुत प्रकार की संरचना अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में नहीं है। अनुच्छेद 19 में संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ग में है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के क में है। और भारत में किसी स्थान पर निवास बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद क ख ग घ अंग में पूरी तरीका से है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में उसमें चर्चा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। संघात्मक शासन प्रणाली, एक अलिखित संविधान, संविधान सभा द्वारा निर्मित संसदीय शासन प्रणाली। देखिए, भारत का संविधान लिखा हुआ है। आपको बता दें कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान लिखने की परंपरा सबसे पहले अमेरिका में शुरू की गई थी, लेकिन भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। संविधान में संघात्मक प्रणाली भी है, ये भी सही है। संविधान सभा द्वारा ही संविधान लिखा गया था, ये भी सही है। और संसदीय शासन प्रणाली भारत में काम करती है। संसदीय शासन प्रणाली हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। भारत में एमएमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ही पूरी तरीके से चुना जाता है, और वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री को ही चुनता है। उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट। स्पष्ट रूप से थोड़ा सा देखिए, छोटा छोटा प्रश्न पे, छोटा छोटे बातों पे आपको ध्यान रखना है। हाई कोर्ट के लिए 62 और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल जो दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए है। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का रिटायरमेंट का एज 62 साल पूरी तरीके से हो जाएगा। राज्य का एक मूल तत्व क्या है, तो राज्य का एक मूल तत्व देखिए, संप्रभुता का मतलब सब लोगों के लिए एक व्यवस्था। संप्रभुता ही राज्य का सबसे मूल तत्व के रूप में हम लोग उसको याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप कौन सा है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे जो बालक के लिए काम करता है, तो बालक के लिए एक संस्था है जिसका नाम है यूनिसेफ। बालक के लिए काम करता है यूनिसेफ। यही यूनिसेफ बच्चा को पोलियो पिलाने का भी काम करता है। यूनिसेफ नामक जो संस्था है पूरी तरीक़ा से बच्चा को पोलियो भी पिलाता है, और यही यूनिसेफ नामक संस्था बच्चों के लिए पूरी तरीक़ा से काम करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से इसको बनाया गया है। क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो राज्य के राज्यपाल के लिए कौन सा कथन गलत है, पढ़ते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, यही स्टेटमेंट पूरी तरीक़ा से गलत है। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होता है जहां उसकी नियुक्ति होती है, बिल्कुल। बिहार में अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बन के आएगा, उसका संबंध बिहार से नहीं होगा, किसी दूसरे राज्य से होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि तीनों स्टेटमेंट पूरी तरीक़े से सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। पूछ रहे कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर आपको बी होगा, लेकिन बी ऑप्शन गलत है।
राज्यपाल का चुनाव संसद नहीं करती है, राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा चुन के भेज दी जाती है। ये तीनों स्टेटमेंट आपको याद करने के लिए सहूलियत होगा। केंद्र सरकार नामित करती है, राज्यपाल उस राज्य का नहीं होता है जिस राज्य में उसको बनाया जाता है, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन फिर से देखिए अभी आपके पहले क्वेश्चन आया हुआ था न्यायिक पुनर्विलोकन की एक में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से ली गई है। हमने पहला सेट में क्वेश्चन देखा था न्यायिक पुनर्विलोकन से। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति हम लोग अमेरिका से लिए थे। अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनरीक्षण न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है, उस निर्णय में थोड़ी सी अगर कमी होती है उस निर्णय को पलट के फिर से दूसरी तरह से दिया जा सकता है, वही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति होती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम बात किए थे कि अनुच्छेद भाग 4 में है, और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसके बारे में पूरी तरीके से चर्चा है। पहला पॉइंट इसको नोट करिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें से कौन नहीं है। कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण बिल्कुल अनुच्छेद 50 बताता है कि कार्यपालिका अपना काम करेगा और न्यायपालिका अपना काम करेगा। राष्ट्र की संरक्षक ये भी पूरी तरीक़ा से है। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, इसका स्टेटमेंट पूरी तरीके से नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। पर्यावरण की रक्षा करना भी है। पर्यावरण की रक्षा का क्वेश्चन आपसे पहले पूछा गया था। अनुच्छेद 48 की क में पर्यावरण की रक्षा करना है। राज्य की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। ये तीनों पॉइंट ए, बी और डी पूरी तरीके से इसके बारे में चर्चा नीति निर्देशक तत्व में है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन देखते हैं 58। क्वेश्चन आगे है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में किसका गुप्त मतदान, सभी मतदानों समान मूल्य, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रति। सभी मतों का सामान्य मूल्य, सभी मतों का मूल्य समान नहीं होता, यही पूरी तरीके से गलत है। गुप्त मतदान होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा भी होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया। द्वैध शासन का जो प्रावधान है ना द्वैध शासन का प्रावधान भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत पूरी तरीके से किया गया। 2 प्रकार की शासन, केंद्र का शासन अलग हो और राज्य का शासन अलग हो। 1935 का भारत शासन अधिनियम के पेहीन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिकॉल करिएगा। भारत संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूरा किया। तो संविधान का निर्माण पूरी तरीक़ा से हम लोग पूरा किए हैं 26 नवंबर 1949 को। संविधान पूर्णतः लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण की प्रक्रिया हम लोगों ने 1949 में पूरा कर लिए थे। पंचायत को सुपुर्द विषयों की सूची किस अनुसूची में। देखिए 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में चर्चा है और पंचायत के लिए 29 विषय के बारे में पूरी तरीके से चर्चा की गई है। इसे व्यवस्था को देखिएगा। 12वीं में नगर पालिका के बारे में चर्चा है। नगर पालिका के लिए 18 सब्जेक्ट के बारे में पूरी तरीके से चर्चा किया गया है। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। देखिए सॉलिसिटर जनरल का मतलब हम लोग पढ़े थे अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का वर्णन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 76 में। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अटॉर्नी जनरल की सहायता देने के लिए एक कानूनी व्यक्ति होते हैं, उनको सॉलिसिटर जनरल के रूप में हम लोग उनको याद रखते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल न्यायिक सलाहकार होते हैं, अटॉर्नी जनरल के सहयोगी के रूप में काम करते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति पूरी तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का जो गठन की प्रावधान अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग के बारे में चर्चा चल रही है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह वर्तमान में हैं। क्वेश्चन 63 में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेंगे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। आगे देखिए, भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य का नाम आंध्र प्रदेश था। कब बना था, 1953 में। 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है और बंगाल की खाड़ी वाले भाग में आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा बोला जाता है और तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। आगे देखिए, भारत का 25वां राज्य कौन बना था। तो भारत का 25वां राज्य गोवा बना था।
भारत का 25वां राज्य कौन बना था? गोवा बना था। गोवा पे पहले पुर्तगाली का कब्जा हुआ करता था। 1961 में पुर्तगाली कंपनी को भगाया गया ऑपरेशन विजय के तहत। ऑपरेशन विजय भारत सरकार की सेना की और भारत की सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय के तहत गोवा से पुर्तगाली को भगा दिया गया और गोवा कुछ समय तक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना रहा। बाद में 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना। गोवा 1987 में भारत का 25वां राज्य के रूप में बना। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। मौलिक कर्तव्य का संबंध भाग 4 के क में। मौलिक कर्तव्य का संबंध भाग 4 के क में है। पहले मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो चुकी है। तो मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है। बिहार पुलिस का क्वेश्चन बिहार दरोगा में, बिहार दरोगा का क्वेश्चन बिहार पुलिस में। आपको एक सलाह हम और देंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप बिहार दरोगा का करिए। हम अभी पूरी तरीक़े से यूट्यूब चैनल पे बिहार दरोगा का भी क्वेश्चन कराएंगे, उसको भी पूरी तरीक़े से आपको करना है। देखिए बेसिक जो प्रश्न है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी आपकी तैयारी को ही गति देगा, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है यदि वह विदेश से 5 वर्षों से रह रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका। बिल्कुल, भारत का कोई व्यक्ति है किसी दूसरे देश में जाकर और वहाँ की नागरिकता अगर ग्रहण करता है वो व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा। जैसे भारत का कोई व्यक्ति ब्रिटेन गया और ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त कर लिया तो भारत की नागरिकता वहाँ से ख़त्म हो जाती है। यही क्वेश्चन पूरी तरीके से है। नागरिक समता का आशय क्या है? तो नागरिक समता का मतलब पूरी तरीके से समानता। समता शब्द के बारे में याद रखिएगा कि समता दिवस हम लोग मनाते हैं 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर का जन्म दिवस है और 14 अप्रैल को समता दिवस के रूप में हम लोग पूरी तरीके से मनाते हैं। तो समता का मतलब अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता के अधिकार के बारे में चर्चा है और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता। नागरिक समता का मतलब विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 बताता है कि विधि सबके लिए समान होगा और विधि के समक्ष समानता की बात कानून के समानता के रूप में की जाती है और वही नागरिक समता को हम लोग पूरी तरीके से याद रखेंगे। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार पर निम्नलिखित में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। जब आपातकाल लागू होती है उस पीरियड में मौलिक अधिकार को हम लोग रोक सकते हैं। रोकने का अधिकार किनके पास है? तो संसद अपने विवेक से, संसद अपने कानून बनाकर इसको पूरी तरीक़ा से प्रतिबंध लगा सकती है। आगे क्वेश्चन देखिए। तो संसद पूरी तरीक़ा से मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द का मतलब महान अधिकार पत्र होता है और मौलिक अधिकार हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए थे, इस बात को भी याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन यानी कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, बिल्कुल 70 का आंसर सी हो जाएगा। संसद के दोनों सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें पूरी तरीके से शामिल होंगे। लोकसभा के बारे में वर्णन अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा के बारे में वर्णन अनुच्छेद 80 में है। इन दोनों अनुच्छेद को भी याद रखिएगा। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन याद रखें। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं और वो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 56 नंबर। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आशय सही नहीं है? कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? 35 साल की उम्र होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पढ़ा लिखा हुआ ऐसा कोई बात नहीं है। संसद के सदस्य चुनने की योग्यता रहता हो, बिल्कुल ठीक है। देश का नागरिक हो, पूछ रहा है कौन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नहीं है तो वही हो जाएगा। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति, इस संविधान में नहीं लिखा गया कि राष्ट्रपति पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ने लिखने का कोई नहीं है। 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और संसद चुने जाने की सदस्य अपना योग्यता रखना चाहिए, बिल्कुल। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है?
राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पूरी तरीके से दिलवाई जाती है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग अथवा हटाए जाने पर, देखिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, पद से हटा दी जाती है, उस पीरियड में 6 महीना के अंदर उनका चुनाव करा लेना होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, उस पीरियड में भारत के उपराष्ट्रपति को हम लोग पूरी तरीके से रखते हैं। अगर उपराष्ट्रपति उस पीरियड में नहीं रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उस पद पर बैठाते हैं। एक बार ऐसा समय आया था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने काम किया था। क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिक निधि का मतलब ना एक ऐसा खाता, 2 प्रकार की निधि होती है, एक संचित निधि और एक आकस्मिक निधि। तो आकस्मिक निधि से पैसा राष्ट्रपति संसदीय स्वीकृति से पूर्व, यानी कि राष्ट्रपति जब भी चाहे, जब भी जैसे आपातकाल होता है, कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, उस परिस्थिति में भारत में पैसा की ज़रूरत होती है तो आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाता है और ये राष्ट्रपति पूरी तरीके से निकाल सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का मामला कहाँ देखा जाता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद हो जाता है तो भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को देखा जाता है। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था? यानी कि ऐसे कौन राष्ट्रपति थे जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने थे, प्रथम निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। याद रखिएगा, एक बार चुनाव लड़े थे नीलम संजीव रेड्डी, तो हार गए थे 1969 में, और बाद में 1977 में निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी बने और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होता है। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हम लोग राष्ट्रपति को हटा सकते हैं और ये संसद के दोनों सदनों में, संसद के किसी भी सदन में हम लोग ला सकते हैं और लाने के पहले 14 दिन पहले पूरी तरीक़ा से राष्ट्रपति को सूचना देना होता है। तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पास कराना होता है। राष्ट्रपति के लिए लाना होगा तो किसी भी आप सदन में ला सकते हैं, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हम लोग हटा सकते हैं और महाभियोग की प्रक्रिया हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए थे। भारत के राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? देखिए, राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति लेकिन शपथ लेता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है? देखिए, उपराष्ट्रपति का पद कब ग्रहण करते हैं? जिस परिस्थिति में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति बीमार हैं, बोल रहे हैं कि हम काम नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होने पर, राष्ट्रपति नहीं है, उस तीनों पीरियड में, सभी पीरियड में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है? देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों लोग नहीं हैं, उस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। एक बार ऐसा समय आया था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के प्रथम जज थे जो राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने काम किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा गौर करिएगा। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। भारत अनुच्छेद 75 में वर्णन है कि हाँ, भारत में प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, याद रखिएगा। आगे थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री किसके किसके अध्यक्ष होते हैं? तो प्रधानमंत्री वित्त आयोग का अध्यक्ष अलग नहीं होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का नाम नया पे नीति आयोग बनाया गया है। अब वर्तमान में नीति आयोग से प्रश्न पूछा जाएगा। कैबिनेट सचिवालय का प्रधान भी प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 2 और 3 और 4, अनुच्छेद 1 ऑप्शन ए छोड़कर प्रधानमंत्री अध्यक्ष किनके होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद का, योजना आयोग का और कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं।
कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री पूरी तरीक़ा से सम्मिलित होते हैं, उसको कैबिनेट के रूप में हम लोग याद रखते हैं। कैबिनेट को भारतीय संसद की रीढ़ कहा जाता है, भारतीय शासन की रीढ़ कही जाती है, यानी कि यही शासन व्यवस्था को आगे की ओर अग्रसरित करता है। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट पूरी तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा चुना जाता है। मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त होता है। मंत्री परिषद की शक्ति का निर्धारण करता है और मंत्री परिषद के वेतन का निर्धारण करता है। राज्य का मुख्यमंत्री का काम पूरी तरीक़ा से मंत्री परिषद की शक्तियों को, बिल्कुल मंत्री परिषद के पास कितना पावर है, इस पावर को पूरी तरीक़े से वो देखने का काम करता है। तो राज्य का मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की शक्ति का निर्धारण करता है। मंत्री परिषद के शक्ति का निर्धारण भारत के मुख्यमंत्री के राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे टॉपिक का। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकते हैं? बिल्कुल राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल उनको हटा सकते हैं। और यहाँ पे मंत्री परिषद को हटाने के लिए ना, 1 मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन यहाँ तो कट रहा है थोड़ा सा। अच्छा, इसको देख लेते हैं क्वेश्चन पूरी तरीक़ा से है कि निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति पद से राज्यपाल को भी हटा सकते हैं और भारत के महान्यायवादी को हटा सकते हैं। मंत्री परिषद को राष्ट्रपति नहीं हटा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ है, इसको हम लोग देख लेंगे। ये क्वेश्चन पूरी तरीक़ा से राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन था। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धीरे धीरे और भी मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, बशर्ते कि थोड़ा सा अपना परिवार बड़ा हो, इसके रूप में काम करिएगा। एक वीडियो मैंने आपके लिए और बनाया है, अलग अलग जितने भी परीक्षाएं हुए हैं बिहार पुलिस में, सारा क्वेश्चन को ऑनलाइनर क्वेश्चन के रूप में पूरी तरीक़े से अलग वीडियो में बना दे रहा हूं और टॉपिक वाइज अलग पूरी तरीक़े से मैं आपके लिए बना दे रहा हूं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। पार्ट 2 को लेकर हम तुरंत आपके लिए, ये पार्ट ए है और पार्ट 2 के बारे में पूरी तरीक़े से हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।